Hello everyone, Rahul this side, 5th of May, currently का एपिसोड टोटल 5 आर्टिकल्स वी आर गोइंग टू डिस्कस एंड इसके अलावा कुछ PYQs भी हम इन्हीं आर्टिकल्स से मतलब कनेक्ट करके प्रैक्टिस करेंगे बट उससे पहले प्रीलिम्स वैल्यूएशन और आज बात होगी 20 ऐसे पॉलिटी के टर्म्स जो कि हम देखेंगे कि क्या वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन्ड है या नहीं मेंशन्ड है, क्या वो डिफाइंड है, वेल डिफाइंड है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में या बस मेंशन्ड है। ऐसे 20 टर्म्स हमने खोजा है एंड इसको हम देखेंगे। पहले उससे पहले मतलब देखने से पहले वी विल सी द PYQ 2025 में पूछा गया है। देखो एक सीधा सा स्टेटमेंट है इस क्वेश्चन में कि देयर इज नो मेंशन ऑफ वर्ड पॉलिटिकल पार्टी इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ये पूछा है। ठीक है, 2 नंबर की बात है इधर। अगर ये स्टेटमेंट आपको पता होता इसका आंसर तो आप इजीली इस क्वेश्चन को कर सकते थे। हाँ, ये पहला स्टेटमेंट पे भी आपको थोड़ा बहुत नॉलेज चाहिए। सो इस तरह से आपको हर साल एक क्वेश्चन दिखेगा, डिफाइंड है, नहीं है, मेंशन्ड है। अब बात हो रही है यहाँ पे मेंशन होने की, ठीक है। तो इस तरह से आपको हर साल एक क्वेश्चन एक पॉलिटी में दिख जाता है। तो हमारे पास एक सेपरेट सा, क्योंकि स्कैटर्ड होती है ना ऐसी चीज़ें, सेपरेट सा हमारे पास एक वो चाहिए था, यू नो ये एक डॉक्यूमेंट चाहिए था जो कि 1 से 2 पेज में हम निपटा दें। तो इसीलिए मैंने ये PDF बनाया है आपके लिए। तो पहले तो आप अगर इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो एंड वीडियो को पक्का लाइक कर दो, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, ठीक है। सो लेट अस स्टार्ट। देखो सबसे पहले जो डिफाइंड वर्ड्स हैं, सॉरी जो डिफाइंड जो वर्ड्स हैं जैसे स्टेट हैं एंड उनके रेलिवेंट आर्टिकल्स हमने इंक्लूड कर दिया है, ठीक है। यूनियन, सिटीजन लॉ, मनी बिल, पंचायत एंड म्यूनिसिपैलिटी, कितनी बार लॉ पे आता है क्वेश्चन, मनी बिल, तो ये सब अच्छे से वेल डिफाइंड हैं, ये 7 टर्म्स। एंड देन कुछ ऐसे टर्म्स हैं जो मतलब कि रेफरेंस के थ्रू डिफाइन किए गए, मतलब 2 आर्टिकल्स आपको लगेंगे, जैसे स्केड्यूल कास्ट है, स्केड्यूल ट्राइब्स है। इसके अलावा कुछ ऐसे टर्म्स हैं जो कि मेंशन्ड है बट डिफाइंड नहीं है, जिसमें से एक आता है आपका पॉलिटिकल पार्टी भी, जो PYQ है 2025 का। देन वी हैव कैबिनेट वर्ड, माइनॉरिटी, ठीक है, सेक्युलरिज्म एंड एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में तो आपको पता ही है कि वर्ड बजट नहीं यूज किया गया है, रादर एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट यूज किया गया है। एंड इसके अलावा कुछ ऐसे टर्म्स हैं जो कि हमारे जुडिशरी ने, मतलब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है, वो कहीं ना कहीं वो है, बट उसको जुडिशरी ने अच्छे से इंटरप्रेट किया गया, मतलब उसकी जो मतलब कि जुडिशरी ने उसे सेप करा है। जैसे वी हैव प्रेसिडेंट्स एड एंड एडवाइस आर्टिकल 74, गवर्नर्स डिस्क्रिशन आर्टिकल 163, ऑर्डिनेंस पावर, स्पीकर्स पावर, ये सारी चीज़ें जुडिशरी के द्वारा सेप की गई है, खास करके सुप्रीम कोर्ट। एंड कुछ ऐसे टर्म्स हैं जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में का पार्ट नहीं है, ना मेंशन्ड है, जैसे फॉर एग्जांपल विप है, ठीक है। तो ऐसी चीज़ें, PM एज फर्स्ट अमॉन्ग इक्वल्स, हम ऐसा मान लेते हैं। ओके फाइन। सो यही 1 पेजर है, आपको कहाँ मिलेगा? आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना है, मैं रिपीट करता हूँ, और उसमें 1 पेजर का एक प्रॉपर लिंक्स मतलब कि इंक्लूडेड है, वहाँ क्लिक करोगे सीधा पहुँच जाएगी उस ग्रुप पे, जिस पे मैं विद इन 1 और 2 आवर पोस्ट कर दूंगा, ठीक है। सो ऑल टुगेदर दीज आर द 20 टर्म्स जो हमारे मतलब कि पॉलिटिकली इंपॉर्टेंट हैं, डिफाइंड है, वेल डिफाइंड नहीं है, ये सारी चीज़ें आपको इस 1 पेजर में मिल जाएगी। वीडियो अगर आपको सही में अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक कर दो। हम आते हैं आज के टोटल 5 आर्टिकल्स पे। पहला आर्टिकल है GS3, इकोनॉमी, प्रीलिम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है, मेंस पर्सपेक्टिव से भी देख सकते हो। इंडियन रूपी, जो कि लगातार उसकी मतलब कि एक्सचेंज रेट पे देखें तो वैल्यू गिर रही है 95 के आसपास, मतलब 95 रुपीज़ इक्वल टू $1 हो चुका है। तो इंडियन जो सेंट्रल बैंक है, दैट इज RBI, इज ट्राइंग टू स्टेबलाइज इंडियन रुपीज़। तो इसे हम देखेंगे, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है, PYQ से। देन वी हैव द सेकेंड आर्टिकल जो कि GS3 हेल्थ से रिलेटेड है, और हैंटा वायरस जो है वो न्यूज़ में है, तो इसके बेसिक्स को समझेंगे हम अच्छे से। देन द थर्ड आर्टिकल है, हमारे प्राइम मिनिस्टर ने यूज़ किया है पब्लिक ब्रॉडकास्ट का, ऐसा एक आर्टिकल द हिंदू में आया है, एंड माना जा रहा है कि इट इज़ द वायलेशन ऑफ मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट एंड रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951, उसके एक सेक्शन के बेसिस पे इसे वायलेट किया गया है। हम समझने की कोशिश करेंगे कि क्या उसमें प्रोविजन है एंड क्या प्राइम मिनिस्टर ने किया, ये देखेंगे। देन वी हैव द नेक्स्ट आर्टिकल है, मतलब आप इसको इंटरनेशनल रिलेशन से रिलेटेड देख सकते हो, सिक्योरिटी से, एंड द आर्टिकल इज ऑन ऑपरेशन फ्रीडम।
हम देखेंगे कि यूनाइटेड स्टेट्स और ईरान के बीच में क्या डेवलपमेंट हो रहा है, स्पेशली ऑन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। एंड देन द लास्ट आर्टिकल है श्रीनगर के दो कैपिटल्स, समर कैपिटल, विंटर कैपिटल। और ये एक पूरा प्रोसेस जो है, ये जो ट्रेडिशन चलता रहा है फ्रॉम सो मेनी ईयर्स, उसमें क्या चेंजेस आए हैं रिसेंटली, एंड फिर से इसे रीन्यू किया गया, रीस्टार्ट किया गया। सो वी विल सी दिस। सो फर्स्ट आर्टिकल सिंपल सा आर्टिकल है, उससे पहले ये PYQ आपको करना है, ठीक है, मैंने बता ही दिया है। तो आपके पास 3 स्टेटमेंट्स है, खोजना है कितने करेक्ट हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट ये कहता है कि अगर इन्फ्लेशन बढ़ेगी, इफ द इन्फ्लेशन इज टू हाई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज लाइकली टू बाय गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। अगर इन्फ्लेशन बहुत हाई है तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या करेगी, RBI क्या करेगी, गवर्नमेंट के साइड से सिक्योरिटी जो है बेची गई है उसे खरीदेगी एंड रुपीज दे देगी इन द मार्केट। देन द सेकेंड स्टेटमेंट कहता है कि अगर डेप्रिसिएशन होता है तो RBI इज लाइकली टू सेल डॉलर्स इन द मार्केट। ये भी एक मतलब इस तरह से RBI का एक्शन होगा, देख लो क्या सही है गलत है, आपको तय करना है। एंड द थर्ड इज इफ द इंटरेस्ट रेट इन USA और यूरोपियन यूनियन वर टू फॉल, इंटरेस्ट रेट अगर जो सेंट्रल बैंक्स हैं वहाँ की, अगर इंटरेस्ट रेट जिस पे पैसे दी जाती है वो कम कर देती है तो क्या होगा, RBI जो है डॉलर्स खरीदेगी। ये 3 स्टेटमेंट दिए हैं, कितने करेक्ट हैं, 2022 का ये क्वेश्चन है और इसी से ये लिंक्ड है ये आर्टिकल कि RBI क्या करने वाली है। देखो स्टेबलाइजेशन, सेकेंड स्टेटमेंट तो सीधा ही है, फाइन, यही हमारी खासियत है करेंटली की, जो हम पढ़ रहे हैं उसका यूसेज हो रहा है, PYQ कर पा रहे हैं, खास करके प्रीलिम्स की बात हो तो वो इस चीज़ को हम ध्यान में रखते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल समझ लो कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इंडियन रुपी जो हमारी डोमेस्टिक करेंसी है उसे स्टेबलाइज करने के लिए प्रयास कर रही है, ठीक है, प्रयास कर रही है। पहले इसके पीछे 2-3 चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे। एक तो टर्म है फ्रैक्साइल 5, एक सेकेंड चीज़ है कि क्यों डिप्रिशिएशन हो रहा है, 95 रुपीज़ के आसपास क्यों हम आ गए। थर्ड थिंग इज एक तरह से कंपैरिजन देखेंगे RBI जो फ्रैक्साइल 5 कंट्रीज हैं उसके अंदर कि कैसे उनके अंदर चेंजेस आए हैं आउट ऑफ दिस 5 कंट्री। एंड द लास्ट थिंग इज RBI क्या कर रही है या क्या करने वाली है इन ऑर्डर टू स्टेबलाइज दी ये जो डेप्रिसिएशन है ऑफ इंडियन रुपीज। सो सबसे पहले एक टर्म है फ्रैक्साइल 5, 2013 में दिया गया था, राइट। मॉर्गन स्टैनली एक फाइनेंशियल कंपनी है, फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करती है यूनाइटेड स्टेट्स में, उसने एक टर्म दिया था जिसमें 5 इमर्जिंग इकोनॉमी, जिसमें से इंडिया, इंडोनेशिया, ब्राज़ील, साउथ अफ्रीका एंड तुर्की है या टर्की कह लो, ठीक है, ये पांचों कंट्रीज को ग्लोबल इकोनॉमिक मतलब कि इसको इमर्जिंग इकोनॉमीज में काउंट किया गया एंड कहा गया कि दीज 5 इकोनॉमीज आर हाईली वल्नरेबल टू ग्लोबल इकोनॉमिक शॉक्स। जब ग्लोबल इकोनॉमिक शॉक्स आता है ना तो सबसे ज़्यादा इन्हीं 5 इकोनॉमीज जो इमर्जिंग इकोनॉमीज हैं उन पर इम्पैक्ट पड़ता है। उसके पीछे के 3 रीजन्स मेनली दिए गए। फर्स्ट रीजन वाज हाई करेंट अकाउंट डेफिसिट, मतलब कि ये जो इकोनॉमीज हैं वो इंपोर्ट ज़्यादा करती हैं, एक्सपोर्ट कम करती है, गुड्स एंड सर्विसेज की बात हो रही है। हमारे कंट्री में ऐसा है, यस, करेंट अकाउंट डेफिसिट हमारा मतलब कि नेगेटिव में जाता है। देन द सेकेंड थिंग इज ये इकोनॉमीज जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट है उस पर ज़्यादा डिपेंड करते हैं। भारत में भी ऐसा है कि हम चाहते हैं कि शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट मतलब भारत एक कह लो ग्लोबल इकोनॉमिक इमर्जिंग इकोनॉमीज में काउंट होता है, तो यहाँ पे इन्वेस्टर्स अक्रॉस द वर्ल्ड आते हैं, यहाँ के शेयर मार्केट में, मनी मार्केट में इन्वेस्ट करके जाते हैं, शॉर्ट टर्म के लिए पैसे कमाते हैं, फिर वो निकल जाते हैं। एंड द थर्ड थिंग इज डेप्रिशिएशन लगातार होते रहता है करेंसी का इन इकोनॉमीज में, इंडिया में भी होता है, अपार्ट फ्रॉम इंडिया जो ग्लोबल इमर्जिंग जो बाकी 4 इकोनॉमीज है वहाँ भी होता है। सो इस बेसिस पे ये टर्म लाया गया फ्रैक्साइल 5 और उसमें इंडिया को भी काउंट किया गया है। अगर अभी की बात करें, दिस पार्टिकुलर जो मतलब आपको कट मतलब न्यूज़पेपर की कटिंग दिख रही है जिससे मैंने कुछ दिन पहले की ये कटिंग है, इंडियन एक्सप्रेस में आई थी, इसमें ऐड किया है, तो उसमें एक कंपैरिजन है कि लास्ट 12 मंथ्स में किस तरह से दीज 5 कंट्रीज़ का जो डोमेस्टिक करेंसी है उस वो डेप्रिसिएट किया है या एप्रिसिएट किया है, उसका कंपैरिजन है। जैसे इंडियन रुपी, टर्कीज एंड इंडोनेशियन रुपया
ये तीनों डेप्रिशिएट किया है, 12%, 17% एंड 4.3%। बट ब्राज़ीलियन जो मतलब रियाल है एंड साउथ अफ्रीकन रैंड है, ये जो है वो अप्रिसिएट किया है डॉलर के तुलना में। सो ये एक तरह से कंपैरिजन दिखाया गया फ्रैक्जल 5 के कंटेक्स्ट में। अब हम आते हैं, तीन रीजंस तो पहले ही बता दिया ग्लोबल इकोनॉमिक शॉक्स का। तो इंडियन रुपी क्यों स्लाइड कर रहा है, तो सबसे पहले कि ऑयल प्राइसेस का बढ़ना वेस्ट एशिया में जो कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, पहले भी कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था, इसराइल एंड पैलेस्टीन का जो मतलब को लीड करता है हमास, एंड देन वी हैव रशिया यूक्रेन की वजह से। बट वेस्ट एशिया में कॉन्फ्लिक्ट होने की वजह से ऑयल प्राइसेस सर्ज किया, एंड यू नो कि इंडिया 85% प्लस ऑयल जो है वो इम्पोर्ट करता है। तो प्राइसेस बढ़ने की वजह से क्या हुआ, जो इम्पोर्ट होता है ना वो डॉलर में हो, मतलब कि जो हम खरीदते हैं तो हमें ना अपनी रुपी देने से कोई जल्दी एक्सेप्ट नहीं करता है इंटरनेशनल ट्रेडिंग में, हमें डॉलर में यूएस डॉलर देना पड़ता है। तो हमारे पास डॉलर कम हो रहे हैं इंपोर्ट बिल बढ़ने की वजह से। देन वी हैव कैपिटल आउटफ्लोज, इंडियन इकोनॉमी से जो है ना, ये जो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट करने आते हैं, शॉर्ट टर्म जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट होते हैं, तो आउटफ्लो आपको दिखता है, मतलब हमारे इकोनॉमी से निकल रहे हैं ज़्यादा लोग जो इन्वेस्टमेंट करने आए थे शॉर्ट टर्म गेन के लिए। एंड द थर्ड स्ट्रॉन्ग रीजन इज यूएस डॉलर का यूनाइटेड स्टेट्स के जो फेडरल रिजर्व है वो जो मॉनेटरी पॉलिसी फॉलो कर रही है, तो यूएस ओवर द टाइम स्ट्रांग हो रहा है। तो ये भी आपको दिख रहा है। जस्ट गिव मी अ मिनट, ये तीन रीजन्स हैं। लेट मी सी, एक मिनट दे दो आप, टिल देन आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करो, ठीक है। सो ऑल टुगेदर, आप लोगों ने ये क्वेश्चन आई होप अटेम्प्ट कर लिया होगा। ऑल टुगेदर आरबीआई क्या कर रही है, सबसे पहले आरबीआई जो है वो एनआरआई डिपॉजिट स्कीम, इसको जिस तरह से 2013 में लेकर आई थी उसको रिवाइव करने का सोच रही है। मैं आपको एक बेसिक टर्म में, ओके जस्ट गिव मी अ मिनट अगेन, आई हैव टू ओपन द डोर। मैं घर में बच्चों के साथ अकेला हूँ। ओके सो माफ़ करना,
एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दिस। ओके सो हाँ, तो देखो सिंपल सा समझाता हूँ सॉरी। क्या होता है ना कि जब हमारे पास फॉरेक्स में डॉलर कम हो जाता है एंड रुपीज़ ज़्यादा हो जाती है ना, तो क्या होता है, किसी भी चीज़, अगर दुनिया में कोई भी चीज़ है वो अगर ज़्यादा हो जाता है ना, उसकी वैल्यू घट जाती है। तो अगर किसी भी रीजन्स की वजह से हमारे फॉरेक्स में जो डॉलर है वो कम हो रहा है ना, तो हमारी रुपी की वैल्यू गिर जाएगी। जैसे फॉर एग्जांपल कैपिटल जो आउटफ्लो होता है, जो हमारे मार्केट से शॉर्ट टर्म फॉरेन इन्वेस्टमेंट चला जाता है, तो वो क्या होता है, वो लोग डॉलर लेके चले जाते हैं, ठीक है, जो इन्वेस्टमेंट उन्होंने किया था। तो डॉलर जा रहा है, इम्पोर्ट जो हो रहा है ऑयल, उसमें भी हम डॉलर यूज़ करते हैं, वो भी वहाँ भी जा रहा है। तो हम क्या करेंगे ना कि किसी तरीके से डॉलर को इंडिया के अंदर लाएंगे, या जो हमारे पास है उसे सेव करने की कोशिश करेंगे। एक तरीका है जो आरबीआई या सेंट्रल बैंक करती है इन ऑर्डर टू अप्रिसिएट या स्टेबलाइज द वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी इज कि वो डॉलर जो है ना वो बेच देती है टू द शेड्यूल कॉमर्शियल बैंक जो इंडिया में है, या प्राइवेट सेक्टर बैंक, या ऑयल जो मर्चेंट कंपनीज होती है, ठीक है, तो उनको बेचती है और उनसे रुपीज़ ले लेती है। जब ये रुपीज़ ली जाती है ना, तो मार्केट में रुपीज़ कम हो जाता है और डॉलर बढ़ जाता है। मतलब डॉलर जो था वही है, ठीक है, लेकिन रुपीज़ कम हो जाता है, वो उसे उस शॉक को एब्जॉर्ब कर लेती है। मतलब सॉरी, शॉक नहीं, एक्सेस जो रुपी है उसको एब्जॉर्ब करती है, तो रुपी पहले के मुकाबले कम हो गया। तो जब कोई चीज़ कम होगा ना, तो उसकी वैल्यू बढ़ जाती है। ये नेचुरली होता है मोस्ट ऑफ द टाइम्स। तो अब हम क्या करेंगे ना, डॉलर बढ़ाएंगे। जैसे एनआरआई डिपॉजिट स्कीम क्या है 2013 का, जिसे हम सोच रहे हैं कि वो लोग ना डॉलर्स में आके इंडिया में मतलब डिपॉजिट करते हैं, तो ये हम यूज़ कर सकते हैं, अपने फॉरेक्स हमारी बढ़ेगी, ठीक है। देन टैक्स रिलैक्सेशन ऑन ओवरसीज बॉन्ड्स। जो ओवरसीज बॉन्ड है ना, टू अट्रैक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट हम क्या करेंगे, मतलब कि थोड़ा बहुत इजी कर देंगे, रिलैक्स कर देंगे, सो दैट वो लोग ये सोच के आए कि उन्हें ज़्यादा गेन हो जब वो इन्वेस्टमेंट करें। एंड थर्ड थिंग इज फॉरेक्स बफर मैनेजमेंट, हम फॉरेक्स को अच्छे से मैनेज कर पाए। अभी 700 बिलियन के आसपास यूएस डॉलर हमारे पास है, पीक इतना था, ठीक है। तो पीक ये रहा था, तो पीक मतलब थोड़ा कमा है ओवर द टाइम, बट अच्छा खासा हमारे पास फॉरेक्स है, और वो 11 मंथ्स के इंपोर्ट कवर के बराबर है। ये भी यूपीएससी प्रीलिम्स का क्वेश्चन है, ठीक है। सो ऑल टुगेदर आपको एक हद तक समझ आ गया होगा कि रीजंस क्या हैं, क्या सॉल्यूशंस हम निकाल सकते हैं। मेनली किसी तरीके से डॉलर जो हमारे पास है उसकी संख्या बढ़ानी है, या जो है उसे सेव करना है, और रुपी जो है इंडियन मार्केट में बहुत ज़्यादा है उसे कम थोड़ा करना है। उसके लिए अलग अलग जो है मीन्स अपनाएगी आरबीआई इन ऑर्डर टू यू नो स्टेबलाइज आवर इकोनॉमी, और डॉलर जो है उसकी मतलब की संख्या, उसका नंबर, उसकी वैल्यू इंडियन मार्केट में ज़्यादा की जाएगी, ठीक है। ओके सो इस क्वेश्चन में सिंपल देखो, इफ द इन्फ्लेशन इज टू हाई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज लाइकली टू बाय गवर्नमेंट सिक्योरिटी। सिंपल है, अगर इन्फ्लेशन ज़्यादा है, मतलब कि बहुत ज़्यादा रुपीज़ है मार्केट में, अगर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को बेच दिया जाए तो क्या होगा, सिक्योरिटी पब्लिक ले लेगी, और पब्लिक क्या करेगी, रुपीज़ दे देगी कि सॉरी बाय गवर्नमेंट सिक्योरिटी, सॉरी गवर्नमेंट जो है वो सिक्योरिटी जो बेच दी थी ना पब्लिक को, वो खरीद लेगी एंड रुपीज़ दे देगी इंडियन मार्केट में। एक बार बस सोचो कि इन्फ्लेशन कब होता है, जब डोमेस्टिक करेंसी बहुत ज़्यादा एबंडेंट है इंडियन इकोनॉमी, मतलब किसी डोमेस्टिक मतलब किसी भी इकोनॉमी की मैं बात कर सकता हूँ। जब बहुत पैसे सबके पास आ गए हैं ना, तो डिमांड बढ़ जाता है, डिमांड ड्राइवन इकोनॉमी, मतलब डिमांड जब बढ़ता है तो इन्फ्लेशन बढ़ जाता है। तो हमें क्या करना है, रुपी जो है ना वो कम करना है इंडियन मार्केट में। तो अगर हम सिक्योरिटी बेच देंगे ना, तो रुपी तो बढ़ ही जाएगा, तो फिर क्या फ़ायदा हुआ, कैसे इन्फ्लेशन हम कंट्रोल करेंगे। तो इसका उल्टा हम करते हैं व्हेन इट कम्स टू इन्फ्लेशन, मतलब आरबीआई इसका उल्टा करती है। पहला ही स्टेटमेंट गलत है, बाकी जिस तरह से क्वेश्चन फ्रेम किया गया है कोई भी लॉजिकली इसका आंसर निकाल सकता है। अब देखो, रुपी इज रैपिडली डेप्रिशिएटिंग, जैसे अभी हो रहा है, रिकॉर्ड हाई 95 रुपीज़ पर डॉलर हो चुका है। तो आरबीआई क्या करेगी, सेल कर देगी इन द मार्केट, क्या करेगी, डॉलर दे देगी जो मैंने अभी कुछ देर पहले कहा था, एंड रुपीज़ ले लेगी, ठीक है, अपने पास। फिर बाद में अकॉर्डिंगली चेंजेस भी कर सकती है, डिपेंड करेगा कैसा सिचुएशन है। फर्स्ट इज इनकरेक्ट, बाकी टू इज करेक्ट, सो आंसर विल बी बी।
चलते हैं दूसरे आर्टिकल पे। सिंपल सा आर्टिकल है, हेंटा वायरस न्यूज में है। पहले इस क्वेश्चन को कर लो। वायरस से रिलेटेड आपको एक क्वेश्चन यूपीएससी प्रीलिम्स में पक्का दिखेगा, चाहे वो वायरस के बेसिक्स पे हो या कोई डिजीज जो फैलता है वायरस की वजह से उससे रिलेटेड हो। 2020 के बाद तो ये पक्का हो गया कि आपको वायरस का, और मैंने एक 1 पेजर भी दिया है। So adenoviruses have single-stranded DNA genomes, whereas retroviruses have double-stranded genome. देखो, एडिनोवायरस जो है एक टाइप है वायरस का जिसमें क्या होता है, सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है, ये कह रहा है। एंड सेकेंड स्टेटमेंट कह रहा है कि जो रेट्रोवायरसेस होते हैं उसमें क्या होता है, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए जेनोम्स होता है। ठीक है, ये क्या सही है, हम इस चीज़ को देखेंगे। then let us go to the second statement. कॉमन कोल्ड इज समटाइम्स कॉज्ड बाय एडिनोवायरस। कॉमन कोल्ड जो होता है ना, जिसको हम सिंपली जुकाम सर्दी कह लो, ऑन द अदर हैंड वो होता है एडिनोवायरस के वजह से, एंड एड्स होता है आपका रेट्रोवायरस की वजह से। कितने स्टेटमेंट करेक्ट हैं इसे हम आपको एक्सप्लेन करना है। सो लेट अस कम टू दिस पार्टिकुलर आर्टिकल। एक शिप निकला था आई थिंक अर्जेंटीना से, मतलब कह लो उसमें बहुत सारे पैसेंजर्स थे। 3 पैसेंजर्स की जान चली गई, एक 150 पे डाउट है कि उनको हेंटा वायरस, मतलब कि इस वायरस से वो ग्रसित हैं। तो हेंटा वायरस एक क्या है कि वायरल इन्फेक्शन है, कॉज करता है। ठीक है, अब ये 2 तरीके के होते हैं, पल्मोनरी सिंड्रोम जो कि लंग्स पे इम्पैक्ट करता है, एंड दूसरा है फीवर रेनल सिंड्रोम, हेमरिक जो फीवर, मतलब कि 2 तरह के इसके सिंड्रोम्स हो सकते हैं इसकी वजह से, एंटावायरस की वजह से। पहला जो है वो HPS जो आपके लंग्स को इम्पैक्ट करता है, एंड दूसरा HFRS जो आपके किडनी पे इम्पैक्ट करता है। ठीक है, बस लंग्स तक नहीं है लिमिटेड, किडनी पे भी इम्पैक्ट करता है। और ये जूनोटिक होता है, मतलब कि एनिमल से ह्यूमन में आ जाता है, ट्रांसफर हो जाता है। अब कौन से ऐसे एनिमल है जिससे आ रहा है, तो रोडेंट्स जैसे रैट्स हो गया, माइस हो गया, उससे ह्यूमन में आता है जनरली। और ये इन्फेक्शन कैसे फैलता है, तो आप जब इनहेल करते हो, मतलब इंसान ह्यूमन जब इनहेल करता है, ड्रॉपिंग्स हो सकता है, सलाइवा हो सकता है इन रोडेंट्स का जिनकी बॉडी में ये है, यूरिन हो सकता है, इस तरह से ये फैलता है। ठीक है, अब ये वायरस जो है ना, नॉर्मल कंडीशन में ह्यूमन टू ह्यूमन स्प्रेड थोड़ा रेयर है। जैसे कि कोविड-19 था ना, वो ह्यूमन टू ह्यूमन बहुत रैपिडली फैल रहा था, बट ये नहीं फैलता है। बट इसमें एक इसका स्ट्रेन है, दैट इज एंडीज स्ट्रेन, मतलब कि साउथ अमेरिका से ये स्ट्रेन निकला है। ये ह्यूमन टू ह्यूमन जल्दी फैलता है। और अभी जो ये केस सामने आया ना, ये क्रूज शिप का कैप वर्दे, इसके अराउंड जो ये इंसिडेंट हुआ है, तो उसमें माना जा रहा है कि जो एंडीज स्ट्रेन है वही है इसके अंदर, मतलब वही, इसकी वजह से ही ये फैला है इन पैसेंजर्स के बीच में। सो नॉर्मली ये ह्यूमन टू ह्यूमन नहीं फैलता है, बट एंडीज स्ट्रेन जो है वो उस पर डाउट होता है कि वो बहुत जल्दी ह्यूमन टू ह्यूमन फैलाता है। सिम्टम्स फीवर, फैटिग वगैरह, कफ, ब्रीथलेसनेस एंड फ्लूइड इन आपके लंग्स में भर जाएगा, मतलब भगवान ना करे भरे, मतलब जो भी पेशेंट है उसके साथ मैं कह रहा हूँ जो फेस कर रहा है ये। और ये लाइफ थ्रेटनिंग हो सकता है, स्पेशली जो HPS है, मतलब कि लंग्स वाला पल्मोनरी सिंड्रोम जो है एंटावायरस, वो लाइफ थ्रेटनिंग हो सकता है। और अनट्रीट किया गया तो फेटेलिटी रेट हाई है। अभी कोई ट्रीटमेंट नहीं है, क्योर या वैक्सीन कह लो। जिस तरह से सपोर्टिव केयर दिया गया था ना कोरोना के टाइम में जब वैक्सीन नहीं था, उसी तरीके से ऑक्सीजन, फ्लूइड्स एंड ICU के अंदर। और हेंटा वायरस का ओरिजिन कहाँ हुआ, साउथ कोरिया में आइडेंटिफाई किया गया था 1970 में। तो समझ आ गया होगा हेंटा वायरस क्या है। 2 तरह के ये जो है सिंड्रोम्स इसकी वजह से होता है, एक लंग्स के लिए, किडनी के लिए। बस लंग्स तक नहीं है, यहाँ पे UPSC खेल सकता है। सेकेंड, ये जूनोटिक है, यूजुअली मैन टू मैन नहीं फैलता है, बट जो एंडीज स्ट्रेन है वो फैलता है। सिम्टम्स वही कोरोना वाले हैं मेनली, कोई अभी क्योर या वैक्सीन नहीं है इसका। और इसका ओरिजिन कहाँ हुआ था, साउथ कोरिया में 1970s में ये पहले पाया गया था। यही है। जहाँ तक इस पार्टिकुलर क्वेश्चन की बात है कितने करेक्ट हैं, तो सिंपली मैं बता देता हूँ। एडिनो वायरस जो है ना, इस पार्टिकुलर फर्स्ट स्टेटमेंट में उल्टा कर दिया। ये जो UPSC का काम होता है कि पार्टिकुलर स्टेटमेंट लिया, कंपेयर करके उल्टा कर दिया इन्फॉर्मेशन को। सो एडिनो वायरसेस हैव सिंगल स्ट्रैंडेड जेनोम, दिस इज इनकरेक्ट। ठीक है,
उल्टा कर दो, रेट्रोवायरस के पास मतलब जो होता है सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए जेनोम होता है, ऑन द अदर हैंड एडिनोवायरस में डबल स्ट्रैंडेड जेनोम होता है। देन कॉमन कोल्ड यस एडिनोवायरसेस की वजह से होता है, और एड्स रेट्रोवायरस। ये स्टेटमेंट सही है, तो पहला गलत है, दूसरा सही है, सो द आंसर इज बी। चलें आगे, थर्ड आर्टिकल सिंपल सा है। 18 अप्रैल को क्या होता है कि हमारे प्राइम मिनिस्टर का बयान आता है, मतलब स्पीच आता है ऑन दूरदर्शन, ऑल इंडिया रेडियो, सांसद टीवी, ड्यूरिंग जो इलेक्शन चल रहा था, मतलब 5 स्टेट के इलेक्शंस आपको पता है। आज न्यूज़पेपर में बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें नहीं थी, बिकॉज वही पूरी एनालिसिस दी रखी थी कि 4 स्टेट्स प्लस 1 यूटी, दैट इज पुडुचेरी में चुनाव हुआ, उसी के रिजल्ट पे डिस्कशन हो रहा था कि क्यों जीता, क्या जीता, जो हमारे लिए उतना खास है नहीं। ठीक है, सो 18 अप्रैल को प्राइम मिनिस्टर ने जो स्पीच दिया था ऑन दिस सोर्सेस, जो रिसोर्स है ये गवर्नमेंट के रिसोर्स हैं, इस पे उन्होंने एक तरह से अपने पार्टी का प्रचार किया, ये आरोप लग रहा है, जो कि पब्लिक सोर्स है, मतलब कि पार्टी का प्लेटफॉर्म नहीं है। और इसको कहा जा रहा है कि एक तरह से आप स्टेट को, मतलब स्टेट का जो सरकारी मीडिया है उसको आप यूज कर रहे हो अपने पार्टी के प्रचार के लिए, एंड दिस इज द वायलेशन ऑफ मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट। ठीक है, सो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का बेसिक्स क्या है, इसे इशू करती है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, और ये नॉन स्टैट्यूटरी है, एप्लीकेबल ड्यूरिंग इलेक्शंस, ये इसको लीगल स्टेटस नहीं मिला है। ईसीआई अपने पावर्स को यूज करके एमसीसी जैसे ही इलेक्शन की नोटिफिकेशन जारी करता है, इससे लागू कर दिया जाता है। ठीक है, देन ऑटोमेटिकली हो जाता है। एंड की रोल है कि नो यूज ऑफ ऑफिशियल मशीनरी पब्लिक सोर्सेज इंक्लूडिंग, देखो सिंपल है, एमसीसी का 7th, कह लो 7th जो रूल है, उसके अकॉर्डिंग जो पार्टी पावर में है वो पब्लिक मीडिया का इस्तेमाल अपने प्रचार के लिए नहीं कर सकती है। सो कहा जा रहा है कि एक तरह से एमसीसी का जो 7th रूल है उसको आपने वायलेट कर दिया, मतलब प्राइम मिनिस्टर ने 18 अप्रैल को कर दिया। ठीक है, सेकेंड चीज है इसी से रिलेटेड, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट, जिसको स्टैट्यूटरी स्टेटस दिया गया है, उसके सेक्शन 123(7) उसमें कहा गया है कि अगर आप गवर्नमेंट मशीनरी या ऑफिशियल्स का यूज करते हो, गवर्नमेंट मशीनरी मतलब कि गवर्नमेंट के जो रिसोर्सेज हैं, दैट इज मीडिया, तो वो अनफेयर प्रैक्टिसेस में काउंट होता है, मतलब कि करप्ट प्रैक्टिसेस में काउंट होता है। और अगर ये एस्टैब्लिश्ड हो गया तो आपका इलेक्शन जो आपने लड़ा है, जीत गए, तो वो वाइड हो जाएगा एंड डिस्क्वालीफाई आप हो जाओगे 6 इयर्स तक। तो एक तरफ एमसीसी के वायलेशन पे इस तरह से कोई प्रोविजन नहीं है, बट करप्ट प्रैक्टिसेस जो अंडर आरपीए 1951 सेक्शन 123 क्लॉज 7, उसके अंदर क्या है कि गवर्नमेंट मशीनरी का आप अगर यूज करते हो तो इट इज़ द वायलेशन ऑफ आरपीए का ये वाला सेक्शन, और उस पर पनिशमेंट मिलती है। इधर क्या पनिशमेंट है एमसीसी के वायलेशन पे, जो 7 मैंने कहा रूल की वार्निंग, सेंसर, एडवाइजरी, टेम्पररी कैंपेन बैन, नो डायरेक्ट लीगल पेनल्टी, ऐसा कुछ आपके ऊपर लगता है, पर डायरेक्ट जो है लीगल पेनल्टी नहीं लगती है जिस तरह से आरपीए के अंदर लगता है। बट अभी तक इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने इस पर कोई डिसीजन नहीं लिया है, मतलब कि कहा जा रहा है, अपोजिशन इस पे आरोप लगा रही है कि आप म्यूट हो इस चीज़ पर। ठीक है, तो समझ गए सिंपल है एमसीसी क्या है, एमसीसी का कौन सा रूल वायलेट होता है जबकि कोई पार्टी पावर में, अगर वो यूज़ करती है पब्लिक मीडिया को या स्टेट फंडेड जो भी आपके पास रिसोर्स हैं, एंड उसके साथ साथ रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट भी आपने देखा। इलेक्शन कमीशन को कहाँ से पावर मिलती है, आर्टिकल 324 आरपीए 1951 की मैं बात ही कर ही चुका हूँ। स्टैट्यूटरी इलेक्टोरल लॉ है, एंड एमसीसी क्या है, एथिकल कोड है इन्फोर्स्ड बाय इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। नेक्स्ट आर्टिकल सिंपल सा है, आपको पहले मैं बता दूं, 28 फेब को क्या होता है कि ईरान पर इजराइल एंड यूएसए अटैक करता है। ईरान के एक बहुत ही मतलब बड़े लीडर, मतलब ही वाज द सुप्रीम लीडर, बड़े क्या सबसे, उनकी जान इसमें जाती है, मतलब यूएसए और इजराइल पे आरोप लगता है कि प्लान्ड वे में उनकी किलिंग की गई। एंड इसके रिटेलिएशन में ईरान क्या करता है, यूएस के जो बेसेस हैं इन मिडिल ईस्ट एज वेल एज जो यूएस के एलाइज हैं जैसे यूएई और सऊदी अरेबिया और कतर, इन सब पे अटैक कर देता है ईरान मिसाइल्स के थ्रू। ठीक है, इंपॉर्टेंट जो ऑयल फैसिलिटीज़ हैं। फिर कुछ दिनों के बाद क्या होता है कि पाकिस्तान ना एक तरह से
सीज फायर कराने की कोशिश करता है, ब्रोकर करता है बिटवीन टू कंट्रीज, एंड 2 वीक्स का मतलब कि एक तरह से सीज फायर होता है। और उसमें पाकिस्तान में बातचीत स्टार्ट होती है दोनों पक्ष के बीच में, वन फ्रॉम ईरान एंड सेकेंड फ्रॉम यूएसए। और इसी में 14 पॉइंट जो है ना, जो डिमांड है कह लो, ईरान पेश करता है टू यूएसए थ्रू पाकिस्तान, जिसमें से यूएस सैंक्शंस, यूएस मतलब जो मिलिट्री जो है इस इन लोकेशंस पे लोकेटेड है, मतलब सिचुएटेड एस्टैब्लिश्ड है। तो इन सब को पीछे जाने के लिए ईरान 14 पॉइंट के अंदर रिक्वेस्ट करता है, जिसे यूएसए कहता है ये पॉसिबल नहीं है। एंड अब जो है 4 मई को क्या होता है कि यूएसए लॉन्च करता है प्रोजेक्ट फ्रीडम, जिसके बेसिस पे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, जिस पे ईरान का कंट्रोल है एक तरह से, ईरान के पास स्ट्रैटेजिक मतलब कि स्ट्रेंथ कह सकते हो व्हेन इट कम्स टू स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। एंड ईरान ने एक तरह से ब्लॉकेड लगा रखा है अपने एनिमी कंट्रीज पे, उनके जो वेसल्स हैं वो पास नहीं होंगे। एंड स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की इंपॉर्टेंस तो मैंने कई बार बताया है, इतना ही समझो 20% ऑफ द वर्ल्ड ऑयल ट्रेड इधर से ही हो रहा है, ठीक है। सो ऑल टुगेदर ये प्रोजेक्ट फ्रीडम स्टार्ट यूएस करता है इन ऑर्डर टू स्कॉट जो नेवल शिप्स हैं, हेलीकॉप्टर, मतलब जो मेरी टाइम कॉरिडोर है ना, उसको एक तरह से प्रिजर्व करने का, सिक्योर करने का, ठीक है, सो दैट ग्लोबल ऑयल जो ट्रेड है वो स्मूथली चलता रहे। और एक तरफ से ईरान ने ब्लॉकेड लगा रखा है, ठीक है। तो यही है ऑपरेशन फ्रीडम, थोड़ा बहुत बेसिक्स जिसे यूएसए ने लॉन्च किया है। एंड इस दौरान क्या होता है कि यूएसए ने एक चीज़ अनाउंस करी है कि उन्होंने ईरान के 6 स्मॉल बोट्स को डुबो दिया है, ठीक है। ठीक है, यही है, इसमें ज़्यादा कुछ जानने के लिए नहीं है। आज न्यूज़पेपर में ज़्यादा नहीं था, इसीलिए मुझे ऐसे आर्टिकल्स लेने पड़े। और लास्ट आर्टिकल सिंपल सा है, श्रीनगर जो है एक तरह से एज अ कैपिटल, समर कैपिटल जम्मू कश्मीर का, जो कि अभी यूटी है विथ लेजिस्लेचर। आपको पता है जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के बेसिस पे जम्मू कश्मीर को 2 हिस्सों में डिवाइड किया गया, बाइफरकेट किया गया। एक जम्मू कश्मीर बना जिसको मतलब 2 यूटीज़ बनाए गए, एक जम्मू कश्मीर बना जिसको दिया गया अपना खुद का लेजिस्लेचर, एंड एक बना लद्दाख जो विदाउट लेजिस्लेचर है। अब जम्मू कश्मीर के जो है ना एज ए स्टेट जब था तो उसके 2 कैपिटल्स हुआ करते थे। समर में श्रीनगर होता था, रीज़न था कि हीट जो है कम होता है श्रीनगर में, और विंटर्स में जम्मू हुआ करता था, क्योंकि श्रीनगर में विंटर्स में बहुत ज़्यादा ठंड होती है। और ये ट्रेडिशन महाराजा रणवीर सिंह जो कि गुलाब सिंह के बेटे थे 1872 से चलता आ रहा था। बट आपको पता है 2019 में जम्मू कश्मीर को बाइफरकेट किया गया। 2020 में ये जो ट्रेडिशन है इस पर सवाल उठाए गए, स्पेशली जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट के अंदर कहा गया कि ये जो पूरा ट्रेडिशन है इसमें क्या होता है, 2 बार कंप्लीट मशीनरी, दैट इज सेक्रेटेरिएट, जो सेंट्रल सिविल सेक्रेटेरिएट है जम्मू कश्मीर का, उनको मूव करना होता है। क्या होता है सिविल सेक्रेटेरिएट? सिंपल है, जम्मू कश्मीर के जो सीएम हैं और उनके मिनिस्टर्स हैं और जो टॉप ब्यूरोक्रेट्स हैं वो मिलकर काम करते हैं, मतलब नर्व सेंटर है एक पार्टिकुलर स्टेट का। तो ये क्या होता है, मूव होता है 2 बार इस कैपिटल के, जो मतलब कि 2 कैपिटल का जो ट्रेंड चल रहा है जिसको दरबार मूव कहते हैं, ठीक है, 1872 से चल रहा है। गर्मी में हम चले जाएंगे श्रीनगर एंड ठंड में चले जाएंगे जम्मू कश्मीर, ठीक है। तो 2020 में हाई कोर्ट ने इस पर सवाल उठाया, 2021 तक ये ट्रेडिशन चलता आया, फिर इसको बीच में बंद कर दिया गया। एंड फिर से जो जम्मू कश्मीर में भी रिसेंटली कुछ महीने पहले, कह लो साल भर हो गए हैं कि इलेक्शंस हुआ, एंड मतलब साल भर से ज़्यादा हो गया, आई हैव टू सी एग्जैक्ट टाइमिंग क्या है। और उमर अब्दुल्ला ने ये ट्रेडिशन फिर से इस साल से स्टार्ट कर दिया। तो 2 कैपिटल्स हैं, ठीक है, ये लंबा एक सालों से चलता आ रहा है। और कहा जाता है कि इसमें बहुत पैसे खर्च होते हैं। सिविल सेक्रेटेरिएट मतलब पूरे ऑफिस को आपको मूव करना पड़ता है, थाउजेंड्स ऑफ एम्प्लॉयज़ एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं, और ट्रक लोड्स ऑफ फाइल्स। वैसे अब ई फाइल्स पे हम आ गए हैं, इलेक्ट्रॉनिक हम यूज़ कर रहे हैं, बट स्टिल बहुत ही बड़ा मतलब मूवमेंट होता है, इसमें बहुत पैसे भी खर्चे होते हैं। तो इस पे सवाल भी उठता है, बट हमारे लिए इन्फॉर्मेशन है कि जम्मू कश्मीर में एक ट्रेडिशन चलता आ रहा है कि 2 कैपिटल उसके हैं, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू सो मच। मिलते हैं कल। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, शेयर एंड सब्सक्राइब भी कर लीजिए।